नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरी फुल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लोहे के तावा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का क्यूनन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हमें कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम क्रियाकलाप 1 करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा क्रियाकलाप 1.1। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1.1 में कह रहा है कि पहले है सावधानी, यानी इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोगी की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों क्रियाकलाप 1.1 में सावधानी, ठीक है, पहले सावधानी बरतना है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चमेट से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बैनर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको प्रयोग किया गया है क्रियाकलाप, तो ये आपको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्रियाकलाप 1.2 है, 1.3 है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडीन का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? ठीक है, नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 में है। ठीक है, 1.2 यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब क्रियाकलाप है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चलिए, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हमें निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें अभिक्रिया के बारे में दिया गया है। एक में है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 1.1, अब यहाँ से
चैप्टर शुरू होता है। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इस संक्षिप्त रूप में लिखी जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, ठीक है। जैसे पहले इस समीकरण यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक समीकरण यहाँ देखिए, यहाँ पर है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसके बाद नीचे में आ गया अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इसे अभिकारक कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पादक कहते हैं। देखिए, इसको आप क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे चलिए, नीचे में क्या कर रहा है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादक में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग्य का चिन्ह लगाकर यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उसे बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादन के बीच योग यानी जोड़ का चिन्ह लगाकर RSS लिखा जाता है, ठीक है। ये जाता है, तीर का सिर उत्पादन की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है कि जब आप अभिक्रिया इधर आता है, ठीक है, और इसे इधर इस साइड में आपको अभिकारक और क्या रहता है? उत्पादक, ठीक है। अभिकारक और उत्पादक रहता है, तो बोल रहा है कि इसको हम लेफ्ट बोलेंगे यानी LHS बोलेंगे, और इसको राइट RHS बोलेंगे, ठीक है। यही कर रहा है। जैसे यहाँ पर नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पर अभिक्रिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? LHS, ठीक है, और इसको RHS, यही बोल रहा है कि RHS इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1.1 में कर रहा है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी रासायनिक समीकरण लिखना कैसे? देखिए, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर समीकरण बनाया गया है कि Mg+O2 है और यहाँ पर MgO है, ठीक है। तो कह रहा है कि तीर के निशान की बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि हाँ तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होना यदि बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.1.2 संतुलन रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? आपको द्रव्य के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी दोनों बगल एकदम सेम रहता है, संतुलित रहता है। तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलन करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 1.3 में संतुलित करना है, यानी जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर Zn H2SO4 है और Zn बनेगा और इसे यह हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो आइए समीकरण 1.3 को निशान को दोनों ओर तत्वों का परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जिंक 1 है तो यहाँ पर जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है, SO4 है तो SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों संतुलित है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वही किया गया है, तो Zn है तो एक इधर भी है एक इधर भी है, H2 है तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, S है तो S एक है ये एक है, O है तो O4 ये है 4 ये है। तो यही बोल रहा है कि यह संतुलित हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए Fe है, H2O है और Fe3O4 प्लस H2 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो F कितना है, F 1 है, यहाँ पर F3 हो गया है, ठीक है। तो F3 हो गया, H2 है तो H2 तो है, O कितना हो गया, O4 हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, 4 हो गया है तो यहाँ पर आपको इसको संतुलित करना है। तो देखिए चरण 1 में करा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, यानी करा कि कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है बॉक्स के अंदर। चरण 2 में करा संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों को परमाणुओं की संख्या का सूची बना लीजिए। जैसे यहाँ पर Fe है, H है, O है, तो इसको आप एक सूची बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए Fe कितना है, एक इधर है तो इधर 3 है, ठीक है, इधर 3 है। हाइड्रोजन इसमें 2 है तो इधर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें 4 है, ठीक है। तो चरण 3 में क्या करा कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पादक। उन यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे में, तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 है और यहाँ पर 1 है, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए संतुलित करने का क्या करा, परम में आप 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर H2O के H2O ही रह जाएगा। इसके बाद संतुलित करने के लिए 4 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए Fe3O4 में 4 से करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारकों में शामिल तत्वों तथा यौगिक को सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, जैसे F है, इसके बाद 4H2O हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए Fe3O4 प्लस H2O है। तो यहाँ पर देखिए चौथा चरण में करा है, चरण चौथा में करा कि Fe तथा H परमाणु अभी भी असंतुलित है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर देखिएगा तो Fe और H पे 2 गो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो नीचे में यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में दिया गया है तो 8 4H2O दिया गया है, इधर 2H2O में, तो यहाँ पर 8 इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर संतुलित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर F यह है और ये 4H2O है, तो यहाँ पर Fe3O4 प्लस यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 4 लगा, 4H2O हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 तो 4 दूना 8 हो गया, तो 8 ये भी H भी संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब Fe का संतुलित करना है, तो Fe के लिए यहाँ पर देखिए प्रारंभ में Fe 1 है और इधर 3 है, ठीक है। तो 1 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 3Fe हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3Fe 4E हो गया और इसके बाद यहाँ पर देखिए संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे में देखिए चरण 6 में कि 3Fe और फिर H2O और तो यहाँ पर संतुलित होगा Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बाद नीचे में आप यहाँ देखिए चरण 7 आ गया है।
कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे असंतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उसकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। रासायनिक समीकरण को अधिक सुचानपूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादकों की गैस तथा द्रव्य तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः GI, तथा S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पादक जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर FeS हो गया, यहाँ पर 4H2O हो गया और यहाँ पर आपको S और G हो गया। ठीक है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.9 यही का यहाँ पर रूप दिया गया है कि H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। ठीक है। इस सब को यहाँ को आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आइए, कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको ऊपर नीचे का तीर दर्शाया गया होगा। जैसे यहाँ पर आपको ये तीर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का क्या पुस्तक में दी गई समीकरण 1.3 के संतुलित कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 को आपको संतुलित करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न में देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है कि फर्स्ट में है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है। तो आपको इसको आंसर बताना है क्यों किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखना है। बोरोमीन यानी बेरियम क्लोराइड एवं एल्युमिनियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड को लिखना है आपको। फिर सोडियम प्लस जल होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों तथा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलय तथा घुलनशील बेरियम सल्फाइड का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपको बनाना है रासायनिक समीकरण के थ्रू। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलय तथा जल बनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो भाग होगा वो दूसरे वीडियो में आएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।